गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ कक्षा 10 की क्षितिज पुस्तक का पाठ संख्या 15 आखिरी चट्टान, जिसके लेखक हैं मोहन राकेश। यह मोहन राकेश का यात्रा वृतांत है। जब वह दक्षिण में भारत की दक्षिण तट कन्याकुमारी वहाँ जाते हैं तो कह रहे हैं कि जब मैंने आखिरी चट्टान पार की तो वहाँ सूर्यास्त हो गया था और उस समय वहाँ की जो रेत है वो रंग बिरंगी दिख रही थी। तो सहसा मेरा मन किया कि यहाँ से कुछ मिट्टी बटोर के ले जाऊं, लेकिन जब तक पानी खूब आ गया था। कह रहे हैं कि जब शाम होती है तो समुद्र का पानी और तेज़ी से बढ़ जाता है और रात को शांत हो जाता है। तो समुद्र में पानी बढ़ रहा था, तट की चौड़ाई धीरे धीरे कम होती जा रही थी। एक लहर मेरे पैरों को भिगो गई तो सहसा मुझे खतरे का एहसास हुआ कि पानी इतनी तक आ गया था कि मैं जहाँ खड़ा था मेरे पैरों तक पानी आ गया था। मुझे ऐसा लगा कहीं मैं इस पानी के अंदर बह न जाऊं। मैं जल्दी जल्दी चलने लगा। तट का सिर्फ 3-4 फुट हिस्सा पानी से बाहर था। लग रहा था कि जल्दी ही पानी उसे भी अपने अंदर समा लेगा। एक बार सोचा कि खड़ी रेत से होकर फिर ऊपर चला जाऊं, पर स्याह पड़ती रेत इस तरह दीवार की तरह उठी थी कि उस रास्ते ऊपर जाने की कोशिश करना ही बेकार था। यानी जो श्याम वर्ण के कारण, क्योंकि जब सूर्य अस्त हुआ तो सब मिट्टी स्याह काली काली दिखने लग गई। तो कह रहे वहाँ मेरा जाने का, ऊपर से वापस जाने का मेरा मन ही नहीं किया। मेरे मन में खतरा बढ़ गया। मैं दौड़ने लगा। 2-1 और लहरें पैरों के नीचे तक आकर लौट गई। मैंने जूता उतारकर हाथ में ले लिया। एक ऊंची लहर से बचकर इस तरह दौड़ा जैसे सचमुच वह मुझे अपनी लपेट में लेने आ रही हो। सामने एक ऊंची चट्टान थी। वक्त पर अपने को संभालने की कोशिश की, फिर भी उससे टकरा गया। बाहों पर हल्की खरोंच आ गई, पर ज़्यादा चोट नहीं लगी। चट्टान पानी के अंदर तक चली गई थी। उसे बचाकर आगे जाने के लिए पानी में उतरना आवश्यक था, पर उस समय पानी की तरफ पांव बढ़ाने का मेरा सहसा साहस नहीं हुआ। मैं चट्टान की नोकों पर पैर रखता किसी तरह उसके ऊपर पहुंच गया। सोचा नीचे खड़े रहने की अपेक्षा वह अधिक सुरक्षित होगा। लेखक कह रहा है कि जब पानी मेरे पैरों के पास आ रहा था तो मैं धीरे धीरे करके चट्टान के ऊपर चढ़ गया। तो उससे ऐसा लगा कि पानी से तो मैं सुरक्षित हो गया हूँ, पर ऊपर पहुंचकर लगा जैसे मेरे साथ एक मजाक किया गया हो। चट्टान के उस तरफ तट का खुला फैलाव था, लगभग 100 फीट का। कितने ही लोग वहां टहल रहे थे। लेखक को जो दूसरा रास्ता था वो पता नहीं था। जब लेखक ने सहसा वहां ऊपर चढ़ के देखा कि यहाँ तो ये सब लोग टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, तो उनको लगा कि ये तो मेरे साथ एक मजाक ही हुआ, कि मुझे तो बड़ा डर लग रहा था, मैं घर कैसे जाऊंगा। कितने ही लोग वहां टहल रहे थे। ऊपर सड़क पर जाने के लिए वहां से रास्ता भी बना था। मन से डर निकल जाने से मुझे अपना आप काफ़ी हल्का लगा और मैं चट्टान से नीचे कूद गया। अब कहते हैं रात, कैप होटल का लॉन अंधेरे में हिंद महासागर को काटती कुछ स्याह लकीरें, एक पौधे की टहनियाँ, नीचे सड़क पर टॉर्च जलाता बुझाता एक आदमी, दक्षिण पूर्व के क्षितिज में एक जहाज की मध्यम सी रोशनी। ये लेखक अपने दृश्य के बारे में बता रहे हैं जो वो रात को देख रहे हैं। मन बहुत बेचैन था, बिना पूरी तरह भीगे, सूखती मिट्टी की तरह। जगह मुझे इतनी अच्छी लगी थी कि मन था अभी कई दिन कई सप्ताह वहाँ रहूं, पर अपने भुलक्कड़पन की वजह से एक ऐसी हिमाकत गलती कर आया था कि लग रहा था वहाँ से तुरंत लौट जाना पड़ेगा। अपना सूटकेस खोलने पर पता चला था कि कन्नानौर में 17 दिन रहकर जो 80-90 पन्ने लिखे थे वे वहीं मेज की दराज में छोड़ आया हूँ। लेखक फिर वापस वहाँ पे जहाँ पे रुके थे वहाँ हॉस्टल वापस जाते हैं होटल में। अब मुझे दो में से एक चुनना था। एक तरफ था कन्याकुमारी का सूर्यास्त, समुद्र तट और वहाँ की रेत। दूसरी तरफ अपने हाथ के लिखे कागज जो शायद अब भी सेवाय होटल की एक दराज में बंद थे। मैं देर तक बैठा सामने देखता रहा, जैसे कि पौधे की टहनियों या उनके हाशिए में बंद महासागर के पानी से
मुझे अपनी समस्या का हल मिल सकता है। कुछ देर में मुझे एक गीत का स्वर सुनाई देने लगा जो धीरे धीरे पास आता गया। एक कॉन्वेंट की बस होटल के कंपाउंड में आकर रुक गई। बस में बैठी लड़कियां अंग्रेजी में एक गीत गा रही थी जिसमें समुद्र के सितारे को संबोधित किया गया है। उस गीत को सुनते हुए और दूर जहाज की रोशनी के ऊपर एक चमकते सितारे को देखते हुए मन और उदास होने लगा। गहरी सांझ के सुरमई रंग में रंगी वह आवाज़ मन की गहराई के किसी कोमल रोए को हल्के हल्के सहला रही थी। लग रहा था कि उस रोए की जिद शायद मुझे वहाँ से जाने नहीं देगी, लेकिन उससे भी जिद्दी एक और रोया था दिमाग के किसी कोने में अटका जो सुबह वहाँ से जाने वाली बसों का टाइम टेबल मुझे बता रहा था। लेखक कह रहे हैं कि मैं जब होटल गया तो मुझे वहाँ का माहौल बहुत अच्छा लगा, वातावरण वहाँ का अच्छा लगा। कुछ लड़कियाँ बस में से निकली और वहाँ से कुछ गीत की आवाज़ भी आ रही थी, लेकिन मुझे याद आया कि अभी मैं रात को नहीं नींद लूँगा, नहीं सोऊंगा, तो सुबह मैं बस में वापस कैसे जाऊँगा। उनका पूरा टाइम टेबल बना हुआ था घूमने का। गीत के स्वरों की प्रतिक्रिया में 7 टाइम टेबल के हिंदी से जुड़ते जा रहे थे। पहली बस 7:15 पे जाती है, दूसरी 8:35 पे और तीसरी, ऐसे करके लेखक के मन में बातें चल रही है। थोड़ी देर में बस लौट गई। गीत के स्वर विलीन हो गए, यानी शांत हो गए, अब आवाज़ नहीं आ रही थी और मन में केवल हिंदसों की चरखी चलती रह गई। ग्रेजुएट नवयुवक मुझे बता रहा था कि कन्याकुमारी की 8,000 की आबादी में कम से कम 400-500 शिक्षित नवयुवक ऐसे हैं जो बेकार हैं। उनमें से 100 के लगभग ग्रेजुएट हैं और उनका मुख्य धंधा है नौकरियों के लिए अर्जियां देना तथा बैठकर आपस में बहस करना। वह खुद वहाँ फ़ोटो एल्बम बेचता था। दूसरे नवयुवक भी उसी तरह के छोटे मोटे काम करते थे। हम लोग सीपियों का गुदा खाते हैं और दार्शनिक सिद्धांतों पर बहस करते हैं। यहाँ बता रहे हैं कि जब मैं कन्याकुमारी गया तो वहाँ के लोग जो पढ़े लिखे ग्रेजुएट लोग हैं वो कह रहे हैं कि हम यहाँ पे ऐसे 400-500 शिक्षित नवयुवक हैं जो बेकार ही बैठे हैं, बेरोज़गार ही बैठे हैं, हमारे लिए कोई नौकरी धंधा नहीं है। हम बैठकर आपस में बहसें करते हैं, फ़ोटो एल्बम बनाते हैं और बेचते हैं और सीपियों का गुदा खाते हैं और दार्शनिक सिद्धांतों पर बहस करते हैं। वह कह रहा था, इस चट्टान से इतनी प्रेरणा तो हमें मिलती है कि मुझे दिखाने के लिए उससे वहीं से एक सीपी लेकर उसे तोड़ा और उसका गुद्दा मुंह में डाल दिया। पानी और आकाश में तरह तरह के रंग झिलमिलाकर छोटे मोटे द्वीपों की तरह समुद्र में बिखरी स्याह चट्टानों की चोट से सूर्य उदित हो रहा था। घाट पर बहुत से लोग उगते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए एकत्रित थे। घाट से थोड़ा हटकर गवर्नमेंट गेस्ट हाउस के बेरे सरकारी मेहमानों को सूर्योदय के समय की कॉफ़ी पिला रहे थे। 2 स्थानीय नव युवतियाँ उन्हें अपनी टोकरियों में से शंख और मालाएं दिखा रही थी। वे लोग दोनों काम साथ साथ कर रहे थे। मालाओं का मोल तोल और अपने बाइनोक्यूलर से सूर्य दर्शन, वो जो दूरबीन होती है उससे सूर्य दर्शन। मेरा साथी अब मोहल्ले मोहल्ले के हिसाब से मुझे बेकारी के आंकड़े बता रहा था। बहुत से कड़लकाक पक्षी है जो हमारे आसपास तैर रहे थे और वहाँ की बेकारी की समस्या और सूर्योदय की विशेषता इन दोनों से बेलाग। मेरे साथियों का कहना था कि लौटते हुए नाव को घाट की तरफ से घुमाकर लाएंगे। हालांकि मल्लाह उस तूफान में उधर जाने के हक में नहीं थे। मल्लाह जो नाव चलाने वाले होते हैं वो बहुत कहने पर मल्लाह किसी तरह राजी हो गए और नाव को घाट की तरफ ले चले। नाव विवेकानंद चट्टान के ऊपर से घूमकर लहरों के थपेड़े खाती उस तरफ बढ़ने लगी। वह रास्ता सचमुच बहुत खतरनाक था। जिस रास्ते से हम आए थे उससे कहीं ज़्यादा नाव इस तरह लहरों के ऊपर उड़ जाती थी कि लगता था नीचे आने तक ज़रूर उलट जाएगी। फिर भी हम घाट के ऊपर बहुत करीब पहुंच गए। ग्रेजुएट नवयुवक घाट से आगे की चट्टान की तरफ इशारा करके कह रहा था,
यहाँ आत्महत्याएं बहुत होती हैं। अभी 2 महीने पहले एक लड़की ने उस चट्टान में कूदकर आत्महत्या कर ली। लेखक कह रहे, जब मैं नाव में बैठा था तो वहाँ के ऐसी खतरनाक रास्ते थे कि जो भी पानी के थपेड़े हैं वो नाव को हिला देते थे। और उस पर जो ग्रेजुएट नवयुवक बैठा था वो कह रहा था इसमें वो आत्महत्या कर ली है उस लड़कियों ने इस चट्टान से कूदकर। तो मुझे बड़ा डर लगा कि अब नाव से उतर कर मैं वापस सही से अपने स्थान पर पहुंच पाऊंगा या नहीं। मैंने सरसरी तौर पर आश्चर्य प्रकट कर दिया। मेरा ध्यान उसकी बात में नहीं था। मैं आंखों से तय करने की कोशिश कर रहा था कि घाट और नाव के बीच अब कितना फासला बाकी है। लेखक कह रहा है कि वो जो नवयुवक बोल रहा था उसकी बातों पे मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं जाने लगा, क्योंकि अब तो मुझे यही डर लगने लगा कि ये नाव और उस जो किनारा है उसमें कितना फासला है, यानी कितनी दूरी है, कब मैं आराम से वहाँ पहुँच पाऊँगा। डर था कि अभी एक लहर आई और नाव को ले जाएगी साथ में। एक लहर ने नाव को इस तरह धकेल दिया कि मुश्किल से वह उलटते उलटते बची। आगे 3-4 चट्टानों के बीच एक भंवर पड़ रहा था। नाव अचानक एक तरफ से भंवर में दाखिल हुई और दूसरी तरफ से निकल आई। इससे पहले कि मल्लाह उसे संभाल पाते, वह फिर उसी तरह भंवर में दाखिल होकर घूम गई। मुझे कुछ क्षणों के लिए भंवर और उससे घूमती नाव के सिवा और किसी चीज की चेतना नहीं रही। चेतना हुई जब भंवर में 3-4 चक्कर खा लेने के बाद नाव किसी तरह उससे बाहर निकल आई। यह अपने आप या मल्लाहों की कोशिश से मैं नहीं कह सकता। भंवर से कुछ दूर आ जाने पर ग्रेजुएट नवयुवक ने बताया कि हम उस चट्टान को लगभग छूकर आए हैं जिस पर से कूदकर उस नवयुवती ने कन्याकुमारी की साक्षी में आत्महत्या की थी। पर मैंने तब तक उस चट्टान की तरफ ध्यान से नहीं देखा जब तक हम किनारे के पास नहीं पहुंच गए। यह भी वहां पहुंचकर जाना कि घाट की तरफ से आने का इरादा छोड़कर मल्ला उसी रास्ते से नाव को वापस लाए हैं जिस रास्ते से पहले ले गए थे। कन्याकुमारी के मंदिर में पूजा की घंटियां बज रही थी। भक्तों की एक मंडली अंदर जाने से पहले मंदिर की दीवार के पास रुककर उसे प्रणाम कर रही थी। सरकारी मेहमान गेस्ट हाउस की तरफ लौट रहे थे। हमारी नाव और किनारे के बीच हल्की धूप में कई एक नाव के पाल और कडल काकों के पंख एक से एक चमक रहे थे। मैं अब भी आंखों से बीच की दूरी नाप रहा था और मन में बसों का टाइम टेबल, जो बस कितने बजे जाएगी उन सब का टाइम टेबल दोहरा रहा था। तीसरी बस 9:40 पर, चौथी। इसके बाद एक शाम और वहाँ रुककर कन्नानौर लौट गया। वहाँ जाकर अपने लिखे कागज मिल तो गए, पर तब तक चौकीदार ने उन्हें मोड़कर उनकी कॉपी बना ली थी। कागजों पर लिखाई एक ही तरफ थी, इसलिए उनके खाली हिस्सों पर उसने अपना हिसाब लिखना शुरू कर दिया था। जब मैंने वह कॉपी उससे ली तो उसे शायद उससे कम निराशा नहीं हुई जितनी कन्याकुमारी पहुंचकर अपना सूटकेस खोलने पर मुझे हुई थी। धन्यवाद।